2021 के पहले 2 महीनों में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही थीं कि किस तरह से उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। 16 जनवरी को देश में कोविड टीकाकरण शुरू हो गया था, लेकिन टीके लगवाने में उत्साह कम ही था। 31 मार्च 2021 तक भारत में जितने टीके लगे थे, उससे अधिक टीके वैक्सीन मैत्री के तहत देश से बाहर भेजे गए। मार्च 2021 आते आते कोविड-19 के नए मामले बढ़ने लगे थे और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ देश में कोविड-19 की तरह दूसरी लहर के बारे में चिता रहे थे। इसी बीच 24 मार्च के आते आते भारत में कोरोना का एक नया रूप, जिसे उस समय डबल और ट्रिपल म्यूटेंट मिलने की खबर को सार्वजनिक किया गया। लेकिन इस सब को नज़रअंदाज करते हुए राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां होती रहीं और हरिद्वार में महाकुंभ चलता रहा। अप्रैल के पहले सप्ताह में देश में रोज नए मामले पहली पीक की तरह अधिक हो गए थे, लेकिन न तो राजनीतिक रैलियां और न ही धार्मिक सम्मेलन रुके। 12 अप्रैल को महाकुंभ के शाही स्नान में लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से गंगा में डुबकी लगाई और वो फिर लौटकर देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए। अप्रैल के चौथे सप्ताह में जब राजनीतिक दलों की रैलियां बंद हुई और महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान पर रोक लगाई गई, तब तक स्थिति काबू से बाहर जा चुकी थी। जो हुआ उसे लोगों के लिए आजीवन भूल पाना मुश्किल था। परिजन बीमारों को लेकर अस्पतालों में बिस्तर की तलाश में भटकते नजर आए। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े नजर आने लगे। दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से चल रही थी। शमशान घाटों पर जगह और लकड़ियां दोनों ही कम पड़ने लग गई थीं। जब ऐसी तस्वीरें आने लगीं कि लोग पार्किंग लॉट्स में, बागों में, खेतों में लाशों को जलाने के लिए मजबूर होने लगे, तो लोग ये सब देख देख कर टीवी में, सोशल मीडिया पे सब लोग परेशान हो गए। शहरों के साथ देश में शायद ही कोई गांव या कस्बा हो जिसने अप्रैल मई 2021 के महीनों में सामान्य से अधिक मृत्यु न रिपोर्ट की हो। जब जुलाई 2021 के मध्य में चौथे सर्वे के नतीजे आए तो पाया गया भारत में 67% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गईं और उनमें से अधिकतर को कोविड संक्रमण हो चुका था। आधिकारिक रूप से कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा करीब 4,71,000 बताया गया, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह आंकड़ा 20 लाख से 25 लाख लोगों की मृत्यु तक पहुंच चुका था। आंकड़े बीमारी, महामारी और उनके मानवीय पहलुओं को व्यक्त करने में अक्सर विफल रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में गंगा में तैरती लाशें, प्रयागराज में रेत में दफन किए गए शव दूसरी लहर की भयानकता को दर्शाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ था। उस वक्त तक देश की स्थिति ये हो गई थी कि देश के हर परिवार में एक आदमी संक्रमित जरूर था और हर परिवार अपने किसी चित परिचित व्यक्ति की मृत्यु का देख रहा था, पर फिर भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा था। खैर, साल का आखिरी महीना आते आते देश में नए मामले कम हो गए थे। कोविड-19 टीकाकरण ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। वयस्क आबादी में करीब 10% को कम से कम एक टीका लग चुका था, लेकिन तभी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने स्थिति को पलट कर रख दिया। जब सारा देश ये सोच रहा था कि अब कोविड-19 से हम लोग पार पा चुके हैं। अब तक भले ही भारत में कोविड-19 के मामले स्थिर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में, मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में इसके ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तब सरकार ने कुछ नए निर्णय लिए और
पाबंदियां जैसे रात्रि कर्फ्यू वगैरह लगाना शामिल कर दिया। और इसी बीच हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को टीकाकरण लगेगा। और साथ ही 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को, और साथ ही जिन व्यक्तियों को गंभीर बीमारियां हैं उनको। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद भी क्या हम 2022 में कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? आप सब जानते हैं ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, लेकिन ये कहना मुश्किल ही है कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी विश्वव्यापी लहर आ सकती है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। हाँ, अभी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, खास तौर से जब हमें ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें आईसीयू और अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। एक बात निश्चित है कि यह महामारी खत्म हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस महामारी के दौरान आई चुनौतियों से सीख लेकर भविष्य की किसी भी स्वास्थ्य चुनौती के लिए हम बेहतर रूप से तैयार हैं। महामारी के इस दौर में सीख लेकर भारत को स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए नए कदम उठाने चाहिए। नया साल इन सब बातों पर विचार करने का सही समय होगा। जिंदगी का एक और वर्ष कम हो चला, कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ चला, कुछ ख्वाहिशें दिल में रह जाती हैं, कुछ बिन मांगे मिल जाती हैं, कुछ छोड़कर चले गए, कुछ नए जुड़ेंगे इस सफ़र में। कुछ मुझसे बहुत खफा हैं, कुछ मुझसे बहुत खुश हैं, कुछ मुझे मिल के भूल गए, कुछ मुझे आज भी याद करते हैं, कुछ शायद अनजान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं, कुछ को मेरा इंतज़ार है, कुछ को मुझे इंतज़ार है, कुछ सही है कुछ गलत है। कोई गलती तो माफ़ कीजिए और कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। नया साल आप सबके लिए बेहतर हो। नया साल आप सबको मुबारक हो। नया साल आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। यही मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, माता जी से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।